नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके लेसन नंबर 2 के दूसरे पार्ट के बारे में। तो दूसरे पार्ट में हमारा चल रहा था, पहले पार्ट में चल रहा था पाचन तंत्र, तो उसी को ही आगे पढ़ेंगे। तो आपने अगर पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो पहले वो देख लें ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं अपना अगला पार्ट, जिसमें अगर आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाचन तंत्र के जो अंग हैं, पाचन कार्य करने वाले जो अंग हैं उसके बारे में एक एक, जो अपने 7 अंग पढ़े थे, जैसे मुख हो गया, उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और ये मलद्वार, ये एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो पाचन तंत्र के अंदर जो सबसे पहला कार्य करता है वो करता है अपना मुख, यानी जो मुंह होता है वो अपना पाचन का, यानी अपने मुंह में भोजन डालते हैं और फिर उसको चबाते हैं। तो पाचन क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मुख के बारे में। देखो मुख क्या होता है, एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। अनुप्रस्थ दरार का मतलब क्या होता है, जैसे एक तरफ से तो दरार होती है, जैसे अपने हिसाब से कहें तो एक तरफ से खुल जाता है, दूसरी तरफ से बंद रहता है, तो ये अनुप्रस्थ दरार के रूप में, यानी एक तरफ खुलने वाला और एक तरफ बंद। तो अपना मुंह जो होता है वही होता है, इस तरह से एक तरफ से खुल जाता है और एक तरफ से बंद रहता है। तो जो दो मांसल होठों से घिरा रहता है और मुंह के दोनों तरफ आगे क्या होते हैं, ये होठ होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, एक गुहा में खुलता है। मुंह से थोड़ा सा आगे देखते हैं तो ये गुफा के रूप में, गुहा मतलब ये गुफा के रूप में अपने को मुंह के अंदर दिखाई देता है, वो होता है मुख गुहा के रूप में, जिसे मुख गुहा कहते हैं। तो मुंह के अंदर जाती क्या होता है, मुख गुहा, ठीक है। मुख में ऊपर तथा नीचे जबड़े स्थित होते हैं, जिसके अंदर 16 दांत होते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। मुंह के अंदर क्या होते हैं, 2 जबड़े, एक ऊपर और एक नीचे जबड़ा होता है, जिसके अंदर 16 दांत होते हैं। और जबड़े जिस सांचे में स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, मसूड़े। ये जो जिस सांचे में दांत लगे हुए हैं उसको कहते हैं मसूड़े, ठीक है। इसके अलावा मुख गुहा में एक मांसल जीभ भी होती है। क्या होती है, मांसल जीभ, यानी एक जीभ होती है जो एक तरफ से क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है और दूसरी तरफ से फ्री रहती है। यानी अपन उसको, ये क्या करती है, अपने बोलने में सहायता करती है, भोजन को साथ में यानी लार मिलाने में भी भोजन में क्या करती है, जीभ सहायता करती है, ठीक है। इसके बाद में जो मुख गुहा का अंतिम भाग है वो किसमें खुलता है, तो मुख गुहा के आगे जो भाग आएगा, वो अगला भाग आएगा, वो आएगा ग्रसनी। इसके बाद में मुख गुहा का अगला भाग क्या होगा, यानी लास्ट वाला अंतिम भाग किससे जुड़ा होता है, ग्रसनी से जुड़ा होता है। इसके बाद अपन बात करें, मानव के अंदर द्विबारदंती दांत पाए जाते हैं। द्विबार यानी मानव के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक बार अपन जो कहते हैं अस्थायी दांत और दूसरे स्थायी। अस्थायी का मतलब जिसको अपन क्या कहते हैं, दूसरा नाम भी होता है दूध के दांत भी बोलते हैं इसके, दूध के दांत, यानी जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब उसको दूध के दांत आते हैं। तो ये हो गए दूध के दांत। और एक होते हैं स्थायी दांत, जो बाद में उसके दूध के दांत गिरने के बाद में जो दांत आते हैं वो होते हैं स्थायी दांत, ठीक है। तो 2 बार आते हैं। बाकी कई जैसे जानवर रहते हैं उसमें क्या होता है, एक ही बार दांत आता है, तो एक बार दंती कहते हैं। द्विबारदंती का मतलब जिस कोई भी जीव है उसके जीवन में 2 बार दांत आते हैं तो द्विबारदंती, और एक बार आता है तो एक बार दंती। अगर अपना स्थायी दांत अगर टूट के गिर जाता है तो फिर उसको सही नहीं कर सकते, दोबारा से दांत नहीं आएगा, ठीक है। तो दांत को अब क्या है, 4 भागों में बांटा गया। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से, कृतक, रंध्रक, अग्रचर्णक और चर्णक, यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृतक दांत कौन से होते हैं, जो आगे के 4 दांत होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होते हैं, नीचे वाले में भी क्या होते हैं, 4 दांत होते हैं। तो कुल कितने दांत होते हैं, कृतक 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। और इनका कार्य क्या है, काटना व कुतरना। तो पिछली बार प्रश्न आया था कि जो कृतक दांत है उनका कार्य क्या है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं काटने और कुतरने का काम जो दांत करते हैं उनका नाम क्या है। तो ये अपन अच्छी तरह इस टेबल को याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरे प्रकार का होता है रंध्रक। देखो ये दांत इस प्रकार के होते हैं, ये 4 आगे वाले दांत इस तरह से अपन मान सकते हैं, 2, ये 3 और ये 4। ये 4 दांत हो गए। ये कौन से हैं, कृतक, जो आगे वाले दांत होते हैं, ठीक है। और दूसरा है रंध्रक। रंध्रक इसके बाद में आपको देखेंगे तो इस तरह से 2 तीखे दांत होते हैं दोनों तरफ, यानी एक इधर एक इधर, 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 ही नीचे वाले जबड़े में। इन दांतों को कहते हैं रंध्रक दांत, ठीक है। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 ऊपर वाले जबड़े में इधर की साइड, तो 4 दांत होते हैं। इनका काम क्या होता है, चीरना और फाड़ना। भोजन को जैसे कहते हैं चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद होते हैं अग्रचर्णक। अग्रचर्णक कौन सी होती है, जिसको अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं, जाड़ या दाढ़ बोलते हैं। ये होती है कितनी, 2 इस साइड में होती है, यानी 2 इधर और 2 इधर, 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 की 4 सेम नीचे वाले जबड़े में। तो कितनी होगी, टोटल कितनी होती है, अग्रचर्णक 8 होती है, यानी जिसको अपन दाढ़ कहते हैं।
ठीक है, छोटी दाढ़ जो होती है वो होती है 8, ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। इसके बाद बड़ी वाली दाढ़ होती है जो इस तरह से बनी होती है, ये 3 इस साइड होती है और 3 ही दूसरी साइड, ऐसे ऐसे इस तरह से। तो देखो 4 तो ये हो गया, फिर 1 और फिर इधर 1, फिर +2 और उसके बाद प्लस इधर 3 और +3। तो इस तरह से ये एक 4 दांतों का जो हो गया कृतंक। उसके बाद रंध्रक, तीखे वाले दांत होते हैं 2 ऊपर और 2 नीचे। उसके बाद अग्र चौणक, आगे की जो दाढ़ होती है जस्ट इस रंध्रक के पीछे के जो 2 दांत होते हैं, 2 इधर की साइड और 2 इधर और 2 इधर, ये हो गया। उसके बाद चौणक यानी पीछे की जो दाढ़ होती है वो, ठीक है। तो इनको ये आता है। ये दांत शुरू में जब बच्चा 6 या 8 माह का होता है तब आते हैं। कृतंक, रंध्रक क्या होता है जब 1-1.5 साल का हो जाता है तब आते हैं। अगर चौड़क कौन सा होता है जब लगभग 10 साल की उम्र हो जाती है, और चौड़क लगभग 15 साल की उम्र में आते हैं, ठीक है। बाद में जो लास्ट में आते हैं उसको अकल दाढ़ भी जैसे कहा जाता है। तो ये होते हैं दांतों के प्रकार। तो इसको आप अच्छी तरह ले लें, लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखते हैं अपन अगला अंग है जो पाचन का, वो है ग्रसिका या ग्रसनी, जिसको ग्रसिका भी कहते हैं या ग्रसनी भी कहते हैं। ये मुख गुहा के बाद में आता है। तो मुख गुहा तथा ग्रास नली, यानी तीसरा पार्ट कौन सा होता है, पहला था मुख, फिर ग्रसनी और फिर ग्रास नली। यानी मुख गुहा तथा ग्रास नली के बीच एक छोटी पतली नलिका होती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी का अंतिम भाग ग्रास नली में खुलता है। यानी मुख गुहा से शुरू होती है और कहां पर लास्ट में कहां मिलती है, ग्रास नली में। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होती है नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। देखो सबसे पहले नाक होता है तो नासा ग्रसनी, उसके बाद मुख आता है तो मुख ग्रसनी, उसके बाद कंठ आता है तो कंठ ग्रसनी। तो याद करने का तरीका है नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, ठीक है। कंठ ग्रसनी को अधोग्रसनी भी कहते हैं। तो इसका चित्र आप ये देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो ये तीनों ही ग्रंथि किस तरह से, दोनों देखो शुरू वाली जो दोनों ग्रंथि है नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी, ये दोनों क्या है, जैसे सांस लेने में भी काम करती है और भोजन को निगलने में भी, जैसे मुख ग्रसनी है भोजन निकलने में भी काम करती है। कंठ ग्रसनी से भी भोजन जाता है और सांस भी जाता है। तो ये इसके भाग हो गए किसके, ग्रसनी के। अगला है ग्रास नली। तीसरा पार्ट कौन सा आता है, तीसरा भाग आता है ग्रास नली। ये भी क्या होती है, लंबी पतली और पेशियों की बनी नलिका होती है। जो ग्रास नली भी होती है वो भी क्या होती है, लंबी होती है, पतली होती है और पेशियों की बनी होती है। यह डायफ्राम को भेद कर, डायफ्राम मतलब अपने जिसको कहते हैं छाती, जिसको भेद कर या वृक्ष स्थल को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, यहां से इसके अंदर से जाते हुए यहां पर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका कार्य क्या है, भोजन को क्रामकुचन गति द्वारा भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। यानी क्रामकुचन गति क्या होती है, भोजन धीरे धीरे नीचे खिसकता जाता है, ठीक है, और वैसे भोजन खिसकते हुए क्या करता है, कहां तक पहुंच जाता है, आमाशय तक पहुंच जाता है, ठीक है। क्रामकुचन गति, देखो ध्यान रखना, इसका नाम याद रखना, क्रामकुचन गति। यानी भोजन ग्रास नली में कौन सी गति से आगे पहुंचता है, आमाशय तक, तो क्रामकुचन गति द्वारा, ठीक है। इसके ग्रंथियां द्वारा स्रावित श्लेष्मा, इसमें क्या होती है, जो ग्रास नली होती है इसके अंदर कुछ ग्रंथियां होती है जो श्लेष्मा मतलब चिकना पदार्थ क्या करती है, स्रावित करती है, जो भोजन में मिल जाता है और भोजन को क्या बना देता है, लसदार। लसदार मतलब चिकना ऐसे बना देता है ताकि आसानी से अगले गति कर सके और पहुंच सके। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का बना एक पल्ला होता है। उत्तकों का बना क्या होता है, पल्ला, ठीक है, जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस भी कहते हैं, जिसको घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे सांस लेते हैं वो नली और जो खाना खाते हैं वो नली बिल्कुल पास पास में होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि खाना खाते हुए जो अपन खाना खा रहे हैं वो सांस नली में चला जाए। तो सांस नली में अगर चला जाता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है अपने। तो उसके लिए घाटी ढक्कन होता है। जैसे ही अपन खाना खाते हैं तो वो घाटी ढक्कन क्या करता है, सांस नली को बंद कर देता है और खाना सिर्फ अपने किसमें जाता है, पाचन वाली नली में ही जाता है, आहार नाल में ही जाता है, सांस नली में नहीं जाता है, ठीक है। तो वहां पर ये कार्य करता है एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, ठीक है। खाने में
को किसमें सांस लेने में जाने से रोकता है। कभी कभी अपन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं या खाने में तेज मिर्च होती है तो जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है वो खाना थोड़ा सा भाग कुछ भाग क्या सांस नली में चला जाता है, जिसकी वजह से अपने को क्या होती है, हिचकी आने लगती है। हिचकी आने लगती है तो अपन क्या करते हैं, पानी लेते हैं, तो पानी से क्या होता है वो भोजन अंदर वापस चला जाता है और अपनी हिचकी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, घाटी ढक्कन भोजन को सांस लेने में जाने से रोकता है। तो ये थे अगले दो भाग, इसको भी आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद देखते हैं अगला पाचन तंत्र का अंग जो है आमाशय। ठीक है, आमाशय क्या होता है, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। कैसा है, चौड़ा भाग, सबसे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और ये थैलेनुमा संरचना जैसी होती है। इसकी संरचना थैलेनुमा या जे आकृति की, अंग्रेजी का अक्षर जे होता है उसके जैसी इसकी आकृति होती है। यह एक लचीला अंग है और 1 से 3 लीटर भोजन तक ये अपने अंदर स्टोर रख सकता है। 1 से 3 लीटर तक भोजन अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, इसको भी क्या है, 3 भागों में बांटा गया। इसकी संरचना आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से होती है, ऐसा बनाएंगे तो इस तरह से कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है। ये होता है अपना आमाशय। इसकी संरचना कुछ ऐसे जे अक्षर जैसे होती है। ठीक है, इसका देखो, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है कार्डिक या जठरगम भाग, दूसरा होता है जठर निर्गमी भाग, एक होता है फंडिस भाग। तो जहां से शुरू होता है, ये जो शुरू हो रहा है तो ये होता है जठरगम भाग। जहां से शुरू हो रहा है वो है जठरागम भाग और जहां से निकल रहा है वो क्या है, जठर निर्गमी भाग। ठीक है, और ये जो बीच वाला भाग है ये क्या कहलाता है, फंडिस। ये क्या कहलाता है, फंडिस भाग। तो देखो आमाशय को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है जठरगम भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। ये फंडिस भाग होता है जठरगम और जठर निर्गम के बीच में, जहां पर सबसे चौड़ा भाग होता है ये। उसके बाद अपन अगला भाग देखते हैं, वो होता है छोटी आंत। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है छोटी आंत। देखो छोटी आंत क्या होता है, आहार नाल का सबसे लंबा, सबसे चौड़ा कौन सा होता है, आमाशय, और सबसे लंबा कौन सा होता है, अपन देखते हैं। जो आप देखेंगे इधर चित्र के अंदर, ये नीचे चित्र दिख रहा है, इसके अंदर देखो सबसे ज्यादा कुंडली नुमा इधर उधर उलझी हुई जो संरचना आपको बीच में ये दिख रही है, ये क्या है, छोटी आंत। तो इसको अगर बिल्कुल सीधा कर दें तो ये सबसे लंबी संरचना हो जाएगी। तो मानव में इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 7 मीटर के करीब। अगर इसको बिल्कुल सारा सीधा कर दें तो 7 मीटर होगी। इस अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण इसी के द्वारा होता है। सर्वाधिक आपसे प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर में, सर्वाधिक पाचन व अवशोषण करने वाला कौन सा अंग है, तो छोटी आंत। ठीक है, इसके बाद छोटी आंत को भी क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा, एक तो होता है ग्रहणी, एक होता है अग्र शुद्रांत और एक होता है शुदांत्र। सबसे पहले जो आमाशय देखो ग्रहणी होता है सबसे पहला भाग, यानी आप बात करें छोटी आंत का, जहां से छोटी आंत शुरू होती है तो वहां पर जो पहला भाग आपको ऊपर दिखेगा, बड़ी आंत के थोड़ा सा ऊपर दिखता है, वो होता है ग्रहणी। ग्रहणी के बाद में क्या आता है, अग्र शुद्रांत, शुदांत्र, और उसके बाद आता है शुदांत्र। शुदांत्र मतलब जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ये सबसे पहले का भाग, ये सबसे लास्ट का भाग, और ये क्या होता है, सबसे बीच वाला भाग। ठीक है, तो ये हो गए 3 इसके छोटी आंत के भाग। आप इसको अच्छी तरह याद रख सकते हैं इनको, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद जो अगला पाचन वाला अंग है वो है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद कौन सा आता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है, शुद्रांत, यानी छोटी आंत का अंतिम भाग शुदांत्र कहलाता है, के आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। शुदांत्र के आगे कौन जुड़ा होता है, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, अपचित भोजन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लेना। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ देखो इसके अंदर पहले तो ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, इसके अंदर मिल जाते हैं और भोजन को किण्वन की क्रिया द्वारा सरल कर देते हैं। जो अपचित भोजन रहता है उसको किण्वन होता है। किण्वन मतलब एक ऐसी क्रिया जो अपन देखते हैं, अंगूर से जो किशमिश बनाने की क्रिया होती है वो भी किण्वन होती है। तो इस तरह से भोजन एक तरह से कह सकते हैं सड़ने की जो क्रिया, लेकिन उतना सड़ना नहीं कह सकते। ठीक है, एकदम से सड़ना भी नहीं कह सकते, लेकिन एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि उससे क्या होता है, भोजन को सरलीकृत कर दिया जाता है, अपचित भोजन को। ठीक है, फिर उसमें से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है और फिर अपचित भोजन को मल द्वार द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, यानी मल द्वार में भेज दिया जाता है, जिससे अपन समय समय पर उसको भोजन को शरीर से
वो अपचित भोजन था या अपशिष्ट था उसको शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। वैसे आपकी बुक में 3 भाग दे रखे हैं, लेकिन ये 2 ही भाग होते हैं। ये इसका मलाशय या मल द्वार होता है, वो इससे अगला भाग होता है 7वां, जिसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सिक्कम या अंधनाल, यानी जो प्रारंभिक भाग होता है, यानी बड़ी आंत का जो शुरू का भाग होता है वो होता है सिक्कम या अंधनाल कहते हैं, और जो लास्ट वाला भाग होता है उसके बाद अंतिम भाग होता है वो होता है कोलन या बृहदांत्र। ठीक है, या बृहदांत्र बोलते हैं इसको, ये होता है बड़ी आंत के बारे में। इसके बाद मलाशय या मल द्वार के बारे में बात करें। मलाशय यह आहारनाल का अंतिम भाग होता है। अब आहारनाल का सबसे लास्ट वाला भाग है, अपने पता ही है। ठीक है, यह भी एक चौड़ी और थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी भी संरचना कैसी होती है? चौड़ी होती है और थैलीनुमा, लेकिन आमाशय जितनी चौड़ी नहीं होती। सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय। ठीक है, जो गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर की ओर खुलती है। ये क्या होती है? जो मलाशय होती है गुदा द्वार द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर खुलती है। ठीक है, जिससे अपन क्या होता है, जो अपशिष्ट होता है, भोजन अपशिष्ट रह गया है, अपचित भोजन, उसको अपन बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी क्रिया गुदा अवरोधनी वाल्व के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, जो अपचित भोजन होता है वो किसके अंदर? ये इस मलाशय के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, फिर अपन क्या कहते हैं, इस वाल्व द्वारा जब भी अपन शरीर से उसको बाहर निकालना चाहे, ठीक है, उसको निकाल सकते हैं। तो ये थे पाचन तंत्र के जो अंग थे मुख्य, उनके क्या क्या उनके अंगों के बारे में जानकारी। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पाचन तंत्र के जो मुख्य अंग थे, उसके बाद में देखते हैं पाचन की क्रिया होती कैसे। अपने शरीर के अंदर जो आहार नाल है, इसके अंदर पाचन कैसे होता है, तो उसके बारे में तो देखते हैं भोजन का पाचन किस तरह से होता है। देखो, भोजन की क्रिया कई यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रमों द्वारा संपन्न होती है। ऐसा तो नहीं सीधी हो जाती है, कई यांत्रिक और इसमें क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं, बहुत सारे ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती है, उनसे क्या होता है, इनका पाचन होता है। आहार नाल के विभिन्न अंग एवं ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम भोजन के पोषण तत्वों को सरलीकृत करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं और जो कुछ और रस स्रावित होते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन में पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद पाचन तंत्र में प्रयुक्त एंजाइम कौन कौन से और किसका पाचन करते हैं वो देखते हैं। तो देखो, इसको मैंने लिखा है अलग अलग। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कौन कर सकता है? एमिलेस एंजाइम होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेज। ये किसका पाचन करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन करने वाले कौन से हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। ये तीनों किसका पाचन करते हैं? ये पाचन करते हैं प्रोटीन का। जो अपने शरीर के अंदर प्रोटीन पोषक तत्व लेते हैं, उसका पाचन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन ये करते हैं। उसके बाद वसा का पाचन करता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? वसा का। और न्यूक्लियोजेज पाचन किसका करता है? न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोजेज का पाचन ये करते हैं। तो ये थे प्रमुख एंजाइम जो पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। उसके बाद देखो पाचन की क्रिया कैसे होती है। मुंह गुहा में भोजन को चबाने का कार्य दांत द्वारा तथा लार के साथ मिलाने का कार्य जीभ द्वारा किया जाता है। अपने को पता है भोजन चबाते किससे? दांतों से अपन चबाते हैं, और जीभ से क्या करते हैं? उसको लार मिलाते हैं। लार मिलाने का काम कौन करती है? जीभ करती है। ठीक है, उसके बाद लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज या टाइलिन ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। जो लार में उपस्थित एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक है, या जिसको टाइलिन भी कहते हैं, ये क्या करता है? एक तो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और साथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी करता है। जल अपघटन, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन भी इसी एंजाइम के द्वारा होता है। यानी पाचन की क्रिया मुंह से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद है भोजन अवपोषण के रूप में क्रामकुचन गति द्वारा ग्रसनी से ग्रासनली तथा ग्रासनली से आमाशय में पहुंचता है। अब देखो क्रामकुचन गति मतलब भोजन को आगे सिरकाने की जो गति, आगे खिसकता रहता है, वो गति क्रामकुचन गति कहलाती है। ठीक है, तो भोसल के रूप में, भोसल का मतलब जो अपनी लार और भोजन मिक्स हो गया है, अब जो लुगदी जैसा बन गया है, वो होता है भोसल। ये गति करते हुए पहले किसमें पहुंचता है? ग्रसनी में। ग्रसनी से किसमें पहुंचता है? ग्रासनली में। और ग्रासनली से भोजन किसमें पहुंचता है? आमाशय के अंदर। आमाशय में पहुंचने के बाद में क्या होता है? काफी देर तक यहाँ भोजन उसके अंदर पड़ा रहता है, कई घंटों तक। लेकिन वहां पर क्या होते हैं? 3 तरह के रस स्रावित होते हैं इसके अंदर, आमाशय के अंदर। कौन कौन से? देखो, एक तो होता है म्यूकस, एक होता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोइड्स और एक HCl अम्ल। ये तीनों
रस स्रावित होते हैं। ठीक है, HCl अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, यानी भोजन के अंदर अपन खाते हैं तो कई तरह के हानिकारक जीवाणु कीटाणु वगैरह चले जाते हैं, तो ये अम्लीय माध्यम क्या करता है, उनको वहां नष्ट कर देता है ताकि अपने शरीर को नुकसान नहीं हो। ठीक है, अपने उसमें पाठ पता था, कभी कभी अधिक मात्रा में बन जाता है तो क्या होता है, एसिडिटी, ठीक है, वो हो जाती है। अब उसके बाद आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है, फिर आमाशय से छोटी आंत में पहुंच जाता है। फिर आमाशय से किस में पहुंच जाता है, छोटी आंत के अंदर। यहां से देखो जो पेप्सिनोइड है, यानी पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो एंजाइम अपन पढ़ेंगे पेप्सिन, वो प्रोटीन का पचाने का कार्य करता है। आमाशय के अंदर एक पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है जो किसका, अपन पहले पढ़ चुके हैं, प्रोटीन का कार्य करता है। प्रोटीन को पचाने का कार्य पेप्सिन करता है। वैसे ही छोटे बच्चों के अंदर नवजात शिशु होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी माता का दूध पीते हैं, या जो दूध पीते हैं उनको पचाने के लिए इस पेप्सिन की जगह क्या होता है, रेनिन होता है, रेनिन एंजाइम होता है जो क्या करता है, नवजात शिशुओं के अंदर, यानी छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर रेनिन एंजाइम होता है। पेप्सिन की जगह कौन सा होता है, रेनिन, ताकि वो दूध का पाचन कर सकते हैं आसानी से। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद उससे आगे और देखते हैं, उससे पहले देखते हैं जो अपने एक कोशिका होती है ऑक्सिंटिक कोशिका। ऑक्सिंटिक कोशिका क्या करती है, HCl अम्ल का स्त्रावण ये करती है। जो अपन बात कर रहे थे HCl अम्ल का स्त्रावण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आमाशय के अंदर इसका स्त्रावण कौन करती है, ऑक्सिंटिक कोशिका करती है, ये पीछे लिखा था। अब इसके बाद आगे देखते हैं, जब भोजन कहां पहुंच जाता है, आमाशय से आगे कहां जाता है, छोटी आंत के अंदर। तो देखो सर्वाधिक पाचन आमाशय के छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी, उसके अंदर सर्वाधिक पाचन होता है, जहां पर क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के रस छोड़े जाते हैं, जिसमें अग्नाशयी रस हो गया, अग्नाशयी ग्रंथि होती है उससे द्वारा, पित्त लवण यानी पित्त जो पित्ताशय होता है उसके द्वारा पित्त लवण, और आंतर रस छोड़े जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं अलग अलग तरह के जो अपने भोजन के पोषक तत्व है उनका पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रहणी से सरलीकृत भोजन अग्र सुदांत और सुदांत्र। अग्र सुदांत्र और सुदांत्र यानी जो छोटी आंत के 3 भाग पढ़े थे अपने, सबसे पहला होता है ग्रहणी, फिर अग्र सुदांत्र और सुदांत्र। तो अग्र सुदांत्र और सुदांत्र में क्या होता है, जो भोजन पच गया था उसका अवशोषण किया जाता है इसके अंदर। अगर सुदांत्र और सुदांत्र के अंदर क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, अवशोषित पदार्थ विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से किस में भेज देते हैं, रक्त में, और रक्त से वो सभी अंगों तक, अलग अलग सभी अंगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, अपचित भोजन सुदांत्र से किस में जाता है, बड़ी आंत में। अब जो भोजन अभी भी जो बिना पचे हुए रह गया था वो किससे, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य आपने पहले पढ़ा था, क्या होता है, एक तो जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, और दूसरा होता है अपचित भोजन है उसका उत्सर्जन करना। बड़ी आंत क्या करती है, अभी जो भोजन था उसके अंदर से जल और कुछ खनिज लवण रह गए हैं उसको अच्छी तरह अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद वहां एक थोड़ा ठोस पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है। जो अपने सबसे लास्ट भाग होता है मलाशय पाचन तंत्र का, वहां पर उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है, फिर जिसे मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर किया जाता है। मलद्वार द्वारा जैसे अपन समय समय पर क्या कर सकते हैं, जो अपचित भोजन अपशिष्ट रह गया था उसको समय समय से शरीर से बाहर कर सकते हैं। तो ये अपना पाचन तंत्र था पूरा, इसको डिटेल में आप अच्छी तरह इसको कॉपी में नोट करके अच्छी तरह लिखेंगे तो आप इसको अच्छी तरह कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ताकि परीक्षा में कम समय में आपका जो लेसन ये है ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।